जिस तरीके का लाइफस्टाइल हो गया है महिलाओं का, लाइक ऑल द टाइम बिजी इन ऑफिसेस इन होम, सो कम्प्लीटली वो बॉक्सेस में रहते हैं, तो नहीं। यू शुड नेवर कम्पीट विद एनी। आजकल आप देखो कैसे न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, बात नहीं करते, फ्रेंड्स नहीं है, तो हमारे कुछ जहाँ ओशन है बहुत ही ब्यूटीफुल है, लेकिन हंस रहे हैं तो हंसे ही जा रहे हैं, रो रहे हैं वो ही जा रहे हैं। इतने सारे पार्टनर्स उन्होंने मतलब चेंज किया और उसके बाद भी वो दुखी है। कहते हैं ना, एक ही रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप। बाकी 90% मैंने देखा है फीमेल में गुस्से की टेंडेंसी तब आती है जब वो डिप्रेशन और बहुत कुछ उसने अंदर सहन किया होता है। जी, मैंने अनुभव में देखा है कि बहुत सारी महिलाएं डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाती है। एक तो में इनमें इमोशनल एंड हार्मोनल चेंजेस तो होते ही। उस समय देखो, एक माँ जब बनती है, एक लेडी जब माँ बनती है, वो हस्बैंड के बारे में नहीं सुनती। महिलाओं को सजेस्ट किया है कि आप योगा करो, मेडिटेशन करो। उनका पहला योगा मीन्स फ्रेशनेस। योगा मीन्स पहले आप सुबह जल्दी उठो। हम अपने डिसीजन ले नहीं पाते, अपने डिसीजन अपने ही घर में, अपने ही रूम में कम से कम 10 मिनट या आधा घंटा आप रूम बंद करके अकेले रहो। अब आप पहले 10 साल बच्चे को मतलब मत छोड़िए। इस कॉर्पोरेट में है जो छोटे बच्चे डे केयर में छोड़ के जाते हैं, बट क्या जॉब छोड़ दे, या तो बच्चा हम देंगे पहले ही आपके पास टाइम नहीं है, तो करोगे। नमस्कार हम दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नोमैड योगीज पॉडकास्ट में। और नोमैड योगीज पॉडकास्ट का ये पहला सीरीज होने वाला है, पहला पॉडकास्ट होने वाला है। और इस पॉडकास्ट सीरीज में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं ब्रह्मांड से लेकर ज्ञान, ज्ञान से लेकर विज्ञान, विज्ञान से लेकर मन, मस्तिष्क, हर एक टॉपिक को हम एक्सप्लोर करेंगे इस पॉडकास्ट सीरीज में। और हमारे पहले गेस्ट है हेमा मैम। उनको 20 साल का काउंसलिंग और योग का एक्सपीरियंस है, तो उनके इस 20 साल के एक्सपीरियंस को इस पॉडकास्ट में निचोड़ने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं विथ हेमा मैम। सो मैम, अपने बारे में बताइए, आपके अनुभव के बारे में बताइए, आपकी योग जर्नी के बारे में बताइए। Okay. I'll tell you, I am born and brought up in Delhi. 28 years दिल्ली में निकाली मैंने, जहाँ पे नॉर्मल अपनी पढ़ाई, with ambition, competition, and you want to do this and that, उस तरीके से अच्छे से स्टडीज किया, MBA किया। फिर I used to work for 5-star hotels in my early 20s. और वहाँ पर interaction with foreigners, understanding their problems, complaints. It was more of like a communication job where I was meeting new people and trying to solve their issues while they're staying in a 5-star property. फिर उसके बाद when I got married, at the age of 24, um, we had this inclination for spiritual, पहले क्या था कि पहले घर में मेरे माता पिता जो है कृष्ण भक्त है, तो हम उसी तरीके से बड़े हुए कि कृष्ण जी को फॉलो करना, दिल में कृष्ण को हमेशा याद रखना, उनकी लीलाओं को याद रखना, उन्होंने जो भी कहा है उसको अपनी मतलब वही टीचिंग्स को फॉलो करना। तो उस तरीके से लाइफ हम पहले जो मेरे घर में जैसे था वैसे रहा। शादी के बाद जब मैं आई तो बहुत ज्यादा हम लोग, मैं ये नहीं बोलूंगी कोई आरती पूजा हुई, बट हाँ, योगा की दुनिया में आई, मैं योग की दुनिया में आई। और फिर मैंने MA किया योगिक साइंस में। और फिर मैंने अलग अलग आश्रमों में जाना शुरू किया, गुरुओं के सत्संग मैंने अटेंड किए, ध्यान की क्रियाओं को मैंने सीखा। और गहरे ध्यान की क्रियाओं में जाना, ईश्वर की बहुत कृपा रही है कि मैं बड़ी सारी ध्यान की अलग अलग क्रियाओं को मैंने देखा है, समझा है और उसको प्रैक्टिस भी किया है। और योगा भी जैसे मैं सिखाती हूँ, और काउंसलिंग के सेशंस भी रहते हैं। अगर कोई डिप्रेशन में है या कोई किसी को मेंटल इश्यू है तो उनके लिए काउंसलिंग का सेशन होता है, जहाँ पर मैं उनकी मदद करती हूँ एज अ कोच, कि आप कैसे अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके आप अपने एक अच्छी लाइफ को लीड कर सकते हो। जी। तो ये मतलब आई थिंक नाउ आई एम ऑलमोस्ट 44 and I think after 24 years of age, I was more into yoga, meditation, traveling to different places in India, and even Rishikesh. I stayed in Rishikesh for a while. तो बहुत सारे गहरे अनुभव हुए मुझे इस दौरान, इस 19 सालों में। और बिल्कुल वो दुनिया हट गई कि दिल्ली में जैसे हमें होता है कि ये एम्बिशन है, ये कंपटीशन है, मतलब वो सारी चीजें ना डिलीट होने लग गई जो हमने स्कूल से लिया था। क्योंकि आई थिंक
what my personal experience is कि competition you should never compete with anyone. जी कंपटीशन कभी किसी के साथ है तो आपका खुद का खुद से है, और इनफैक्ट किसी से है ही नहीं. आप बस अपने आप को ग्रूम करो, आपको जो करना है आप वो करो. देयर इज नो वे. आई थिंक हमारे जो अनफॉर्चुनेटली जो हमारे स्कूल के सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, उसमें बहुत ज्यादा हमें एम्बिशियस बना दिया जाता है, हमें कॉम्पिटिटिव बनाया जाता है, हमें ये बताया जाता है कि आप मतलब स्टेज पे जाओ, आपको मेडल मिल रहा है. वो चीजें जो है धीरे धीरे डिलीट होती हैं आपके माइंडसेट से. वो तब होती हैं जब आप किसी गुरु के सत्संग में जाते हो. जी जी मैं यहाँ आपको रोकना चाहूंगी और पूछना चाहूंगी कि आप योग की दुनिया में आप कैसा वो शिफ्ट कैसा हुआ, लाइक बचपन से आप कृष्ण भक्ति थी इस वजह से हुआ, या फिर कुछ ऐसा इंसिडेंट, कुछ ऐसा सिचुएशन आया जिसमें आप कंप्लीटली योग की नगरी में मूव हो गए? मेरे दिल में बचपन से विशुद्धि ही बहुत था, क्योंकि मैंने अपने पापा से कृष्ण जी की इतनी लीलाएं सुनी है, भगवत गीता सुनी है, और उस टाइम में तो टीवी में भी बहुत आता ही था कृष्ण की कथाएं, तो मैंने बहुत सुना है. तो मुझे मतलब मेरा बचपन इतना प्रेम से भरा था कि हम बहुत फ्रीडम में मतलब रहे हैं. मतलब हम नाचना, गाना, मुस्कुराना, बातें करना, लोगों का घर पे आना, खाना खाना, मतलब जैसे कहते हैं ना भंडारा लगा हुआ है, उस तरीके के माहौल में अगर आप बड़े होते हो ना, तो आप कभी कभी प्रेम के क्या सूत्र होंगे, हमने उसको जिया है कि इतना मिल रहे हैं, बातें हो रही हैं, अपनी पूरी कथारसिस तभी हो जाती थी. आजकल आप देखो कैसे न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, बात नहीं करते हैं और फ्रेंड्स नहीं है, तो हमारा कुछ कथारसिस होता ही नहीं. कथारसिस लाइक कि आप सारा कुछ वेंट आउट कहीं करते ही नहीं, सब अलोन होते जा रहे हैं. तो वो पहले मुझे अंदर से ये चीज, मैंने ये दुनिया देखी थी शादी से पहले. तो फिर ये अंदर बहुत था कि मतलब भगवान है और सब अच्छा हो जाएगा, प्रेम से बिल्कुल भरा मन, जैसे एक लेडी होती है कि हाँ मेरी शादी होगी, मेरे बच्चे होंगे, और मतलब पूरा एक ब्यूटीफुल, एक बहुत वंडरफुल सी फैमिली होगी मेरी. और हमेशा प्रायोरिटी हमने रिश्तों को दी. एज ए फीमेल भी मैंने किया. आई थिंक ये भी मेरे लिए एक लेसन था कि हम बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं. आप देखोगे एक वाइफ बहुत ज्यादा इमोशनल होती है अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए. तो मैं भी वैसे ही थी कि हाँ मुझे अपने करियर को भी टाइम नहीं देना, पहले बच्चा है और मेरे हस्बैंड है या मेरा परिवार है, और उसी में ही जो हमने काम किया मिलके, कैसे हम ध्यान की क्रियाओं से जुड़ गए. क्योंकि मुझे था कि मुझे यही मेरी प्रायोरिटी फैमिली थी, तो उस बीच में ही उसी फैमिली को रन करते करते मैं अलग अलग आश्रमों में जाना मेरा शुरू हो गया. और आश्रमों में जब आप जाते हो ना विशुद्धि, तो एक अलग दुनिया है वो. तो सबसे पहला आश्रम कौन सा था? और मैं ये कहूँगी सबसे पहले मुझे याद है जब मेरी शादी हुई तो हम लोग गए थे. ओशो का एक है नजफगढ़ रोड पर आगे जाके प्रेम नगर वो जगह है, झटीकरा नाम की जगह. वहां पर ओशो का एक बहुत ही ब्यूटीफुल, ओशो का तो आपने देखा हो, बहुत जी बहुत ही ब्यूटीफुल, मतलब उनका बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप किसी 5 स्टार में आ गए. तो पहली बार मैं वहां गई और मैंने देखा वहां पर इतने सारे लोग और अलग अलग कंट्रीज से आए हुए हैं, कथारसिस हो रही है. तो मुझे लगा ये क्या करे, पागल है क्या, मतलब हंस रहे हैं तो हंसे ही जा रहे हैं, रो रहे हैं तो रोए ही जा रहे हैं, एक जगह चीखे ही जा रहे हैं. मुझे कुछ समझ नहीं आया. लेकिन जैसे जैसे मैंने उसको देखा कि मैंने वो मेरे लिए वो एक, जैसे मैं कृष्ण भक्त थी तो मेरे लिए वो एक ये था कि ये तो बड़ी एंजॉयमेंट हो रही है यहाँ पे, तो मतलब क्या है, क्या गुरु सिखा रहे हैं. फिर धीरे धीरे मैंने इसको समझना शुरू किया कि हमारे अंदर इतने मन के वेग है विशुद्धि, इतने हमने भरा हुआ है अपना, इस लाइफ का नहीं पिछले जन्मों का हमने इतना इतना भर के अपने अंदर रखा हुआ है कि हम उसको देख ही नहीं रहे हैं. हमें उसको निकालना है, हमें कथारसिस करनी है. तो जब आप दिल खोल के नाचते हो, दिल खोल के गाते हो, या बहुत आपने कभी देखा होगा नृत्य जब हम बहुत ज्यादा करते हैं तो अक्सर हमारी आंखों में बाद में आंसू भी आ जाते हैं. जी अंदर इतना कुछ पुराना भरा होता है, वो एकदम से आ जाता है. मैंने वहां देखा फॉरेनर्स थे रो रहे हैं. अब हम लोग इंडियंस हैं तो हमने तो इतना, हम लोग उस तरीके से नहीं देखे. हमारे कोई उस एरा में मैं पली बड़ी हूँ जहाँ हमने कभी नहीं सीखा कि एक पार्टनर, 2 पार्टनर, 3, वो सब हमने कभी जिंदगी में नहीं सीखा ना उसको समझा. मतलब हालांकि ओशो में तो लोग ये कहते हैं कि उन्होंने फ्रीडम दी. देखो गुरु आपको फ्रीडम देता है,
लेकिन आप उसका क्या कर रहे हो तो आपके ऊपर है ना। जी माँ बाप अपने बच्चे को फ्रीडम जरूर देते हैं, लेकिन जब आप खुद एक्सपेरिमेंट करते हो तो मैंने देखा वहाँ फॉरेनर्स इतने सारे पार्टनर्स उन्होंने मतलब चेंज किया, और उसके बाद भी इतने दुखी है। जो चाहते थे वो उन्होंने किया, अपने एम्बिशन को भी फुलफिल किया, पार्टनर्स भी चेंज किए, सब कुछ अपने हिसाब से अपने हिसाब से अपने हिसाब से। तो क्या मिला? इतनी तकलीफें, है ना, इतना इतना दुख अंदर भरा हुआ है। तो फिर जब आप मेडिटेशन में जाते हो तो वो सब आप मतलब सब निकल आता है। कितने समय के लिए ओशो आश्रम में रहे? कुछ समय वहां हमने बताया, फिर उसके बाद हम लोग ओशो के एक डिसाइपल है चिन्मय जी, उनसे जुड़े। फिर उनसे मेरे हस्बैंड का बहुत मन था कि हम दिल्ली की जो जगह है वहां से हम हटे, वहां से जाएं कहीं किसी पहाड़ या नदी किनारे रहे। एम्बिशन ज्यादा नहीं था हम दोनों में, हमें था कि नहीं ठीक है जो है जैसा है बहुत है, बाकी थोड़ा बहुत कर लेंगे। दोनों इतने वेल क्वालिफाइड थे, पढ़े लिखे थे कि कहीं भी जाएंगे तो कुछ कर ही लेंगे। तो फिर इस तरीके से हम लोग गुरु ने ही हमको बोला कि तुम दिल्ली को छोड़ो और पहाड़ों की तरफ आओ। जैसे पहले हमें था कि हम शायद और पर अल्मोड़ा की तरफ जाएंगे, लेकिन फिर हम यहाँ आए सहस्त्रधारा जो देहरादून के बिल्कुल पास है। तो जब मैं यहाँ आई तो सहस्त्रधारा थोड़ा आपने देखा विलेज की तरह है, तो मुझे बिल्कुल सहस्त्रधारा और देहरादून की जो बिल्कुल लास्ट लोकेलिटी है, जहाँ एक तरफ विलेज है और एक तरफ पूरा देहरादून का सिटी है, तो आउटस्कर्ट्स पे बिल्कुल उस जंक्शन पे हमने वहाँ पे जमीन खरीदी, फिर हमने अपना मकान बनाया। आई वॉज वेरी यंग, आई वॉज 29 years at that time, at that age. तो अभी तो आई 44, तो इतने साल हो गए। पहले साल में हमने अपना मकान बनाया, फिर उसके बाद हम लोग फिर ऐसे ही हम अलग अलग आश्रम में जाना शुरू किया। ओशो के भी किया, मैंने मोजी बाबा का सत्संग अटेंड किया। मोजी बाबा के बारे में आपको मालूम होगा, वो ऋषिकेश में आते हैं। आप तो खैर काफी कुछ साल से नहीं आ रहे, बट उनका आप अगर यूट्यूब पे भी देखेंगे तो बहुत ब्यूटीफुल उनका सत्संग किया। सतगुरु जी के मैंने सेशंस अटेंड करे, और ओशो से तो मैं जुड़ी गई। और इस तरीके से मतलब चलता रहा ये एक्सप्लोरेशन। हाँ, इस तरीके से ये चीज चलती रही, घर पे रहे। और फिर हम लोग इसको बहुत पढ़ने लग गए। घर में हमने अपना एक हॉल बनाया जिसमें हम मेडिटेशन का प्रैक्टिस करते थे और पढ़ते थे, मतलब खूब पढ़ते थे। जैसे गीता दर्शन है, मैंने ओशो की आवाज में गीता दर्शन को सुना है। अमेजिंग एक्सपीरियंस, आई मीन इट्स अमेजिंग। तो मैं ये कहूंगी, जैसे हम फीमेल वेलनेस की बात करते हैं, देखो वेलनेस कभी कभी क्या होता है, हमें खुद से अगर चीजें नहीं पता तो जरूर हम टीचर्स अपने गुरुओं से कनेक्ट हो। कहते हैं ना, एक ही रिलेशनशिप है गुरु शिष्य, बाकी जो सारे रिश्ते हैं वो तो बस संसारिक है, वो उसमें नहीं है। लेकिन जब आप गुरुओं के पास जाते हो, या अगर आप जा नहीं सकते तो आजकल तो टेक्नोलॉजी है, आप इतना कुछ देख सकते हो, सुन सकते हो, तो आप गुरु के सेशंस चाहे यूट्यूब पे लो या कहीं भी लो, लेकिन आप सुनो उनको, गुरुओं को सुनो। तो उससे क्या होगा, आपके अंदर परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। फिर आपकी और एक चीज मैंने देखी है विशुद्धि, इंडिया में ना डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, आई वांट टू से कि लेडीज जो है अपने डिसीजंस नहीं ले पाती, जो भी मिडिल क्लास फैमिली से है। इनफैक्ट और अगर उससे कम है तो उसमें और डिफिकल्ट है। बट बाय एंड लार्ज मैंने देखा है कि मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि डिसीजन मेकिंग एबिलिटी जो होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, कि आप अपना डिसीजन लो। आपको जैसे आप यहाँ से सजेशन ले रहे हो या कितना भी पॉडकास्ट सुन रहे हो कि हाँ गुरु को सुनो, आपके अंदर से वो विश आनी चाहिए। कोई भी चीज जबरदस्ती हम इंसान से नहीं करवा सकते जी। जब एक इंसान बहुत सारे टीचर्स को सुन रहा है, स्कूल में सुन रहा है या बाहर देख रहा है, उसको पता चल रहा है कि हाँ इसने योगा किया, इसकी लाइफ में चेंज आया, इसने हेल्थ और न्यूट्रिशन पे काम किया, इसकी लाइफ में चेंज आया, इसने पैसा कमाने के लिए ये काम किया, इसने खूब अच्छा पैसा कमाया। हर चीज के लिए हमको मेहनत तो करनी पड़ी जी, और वो मेहनत के लिए हमें डिसीजन लेना पड़े, और उस डिसीजन तक पहुंचने के लिए हमें पहले अपने आप को एनर्जाइज करना पड़े जी। तो ये सारी चीजें ना जुड़ी हुई है। सो अभी जो कॉर्पोरेट महिला है वो बहुत सारे टास्क कर रही है, उनका दिन कम्प्लीटली बिजी होता है, वो खाना भी बना रही है, 7 लाइक जॉब भी कर रही है, तो इतना टाइट स्केड्यूल में वो अपने आप के लिए टाइम नहीं निकाल पा रही है, और अपना हेल्थ, मेंटल हेल्थ कहीं ना कहीं इग्नोर हो रहा है। तो उन्हें बैलेंस करने के लिए वो क्या कर सकती है? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन।
आई थिंक सबसे पहले मैं ये बोलूंगी कि जो भी आप कॉर्पोरेट जॉब कर रहे हैं उसके जो भी टाइमिंग्स है, या तो नाइट शिफ्ट होगी आपकी या आपका डे शिफ्ट होगा, 9 to 5 जॉब। 9 to 5 होगा, या जो भी आपके जॉब का एक आवर्स होंगे, 8 आवर्स होंगे, किसी के 10 आवर्स होंगे। सबसे पहले अपने उन आवर्स से पहले वाला टाइम, जैसे आपकी 9 to 5 हम एग्जाम्पल लेते, तो मैं फिर भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि रियली मैं सबको ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सुबह जल्दी उठो। आप जरूर बोलोगे कि मैम सुबह कैसे उठे, हमारी नींद पूरी होती है, हमारी नींद, देखो नींद पूरी होगी। आप एक 3 दिन पर एक हफ्ता ये करके देखो, आप देखना 8वें दिन आपको इतना अच्छा लगेगा, इतना अच्छा लगेगा कि चीजें हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगी, आप सुबह जल्दी उठो। जी मैं मेरे अनुभव से बताती हूँ कि जब भी मैंने किसी महिलाओं को सजेस्ट किया है कि आप योगा करो, मेडिटेशन करो, उनका पहला पहला उनके आई थिंक दिल में होता है कि ओहो हाँ पड़ेगा, हाँ ओह माय गॉड, इतना तो समय है ही नहीं। जी समय ही एक और टेंशन है। देखो, नहीं। जी इसके लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल आंसर है, वो ये है कि जब भी आप योगा की क्लास में जाते हो, ये मैं अपने व्यूअर्स को जरूर कहना चाहती हूँ, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जब भी आप योगा की क्लास में जा रहे हो या मेडिटेशन की क्लास में जा रहे हो, आपको सोचना है कि यहाँ मुझे कुछ नहीं करना, मैं मस्ती करने आई हूँ यहाँ, मुझे एंजॉय करना है, जी कुछ काम नहीं करना मुझे, यहाँ सिर्फ मुझे मस्ती करनी है। ऐसा ये माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि योगा मीन्स हैप्पीनेस, योगा मीन्स मी फ्रेशनेस, योगा मीन्स मी टाइम। इसलिए तो मैं को 1 घंटे में जब आप इतनी मस्ती कर लोगे ना, उसके बाद 12 घंटे, 13 घंटे, 20 घंटे के आप काम करोगे, आपको काम लगेगा ही नहीं। और बीच बीच में मैं आपको जैसे जैसे हम आप बात करते हैं, तो मैं आपको कुछ ऐसे फिलर्स बता सकती हूँ कि बीच बीच में हमें 10 मिनट मिल रहे हैं, 5 मिनट मिल रहे हैं, क्या हम अपने पूरे डेली शेड्यूल में करें कि हम हर वक्त एनर्जाइज रहें। जी ये चीजें मैं, तो पहली चीज मैं यही बोलूंगी कि पहले आप सुबह जल्दी उठो, कोई योगा कोई टीचर कुछ नहीं, आप पहले सुबह उठो, और सुबह उठ के आप जो मैंने जैसे आपको बताया कि लाइट्स ऑन कर लो अपने रूम की, ठीक है, और आप शावर ले लो, गर्म पानी से ले लो अगर आपको सुबह लग रहा है कि नहीं। ये सिर्फ हमारा फियर है कि हम नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। आपने लाइट ऑन कर ली, शावर ले लिया, हॉट शावर ले लिया, और आपने कुछ नहीं करना, शावर लेने आपने बेड पे ही बैठना है या अपने काउच पे बैठना है, आराम से बैठ, जी थोड़ी देर के लिए मतलब ग्रैटिट्यूड में आ जाओ, उठते सार थोड़ी देर के लिए आप ग्रैटिट्यूड में, तो सुबह का जो टाइम है उसको हम कैसे अच्छा ब्यूटीफुल बना सकते हैं, जब आप उसके ऊपर काम करोगे ना, बाकी का टाइम तो आपको काम लगेगा ही नहीं, जी तो इतनी मस्ती आई। जी तो देखिए, अब हमने हेल्थ की बात कर ली, अब मेंटल हेल्थ की। तो अभी क्या हो रहा है, महिलाओं को कहीं बात करने के लिए जगह नहीं है, लाइक लोनली होते जा रहे हैं। सो हस्बैंड रिलेशन, फैमिली रिलेशन, तो वो कहीं ना कहीं अकेले होते जा रहे हैं। तो हाउ वो अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे बैलेंस रख सकते हैं? बैलेंस है। देखो, अगर आप जॉब में जाते हो तो आप बहुत प्रोफेशनली सबसे मिलते हो, तो एक डेकोरम होता है, वहाँ की वर्क एथिक्स होते हैं, वो तो आप करो। लेकिन जब आपका जॉब फिनिश हो गया, तो एक होता है ना, एक फॉल बैक मैकेनिज्म चाहिए, एक फ्रेंड चाहिए आपको। तो आप कोशिश करो कि उस टाइम जब आपकी जॉब फिनिश होती है, तो आप एक रिलैक्सिंग चैट करो अपनी फ्रेंड के साथ, अगर आपके पास फ्रेंड है तो। मतलब अगर आपके हस्बैंड या आपकी फ्रेंड बन सकते हैं, या अगर नहीं हो पा रहा, वो बिजी है, तो अपनी मम्मा से बात हो, हाँ आपका प्रेम का रिश्ता है ना। जी जिनके साथ भी आपका प्रेम का रिश्ता है, जिनके साथ आपको बहुत अच्छा लगता है, आप उनसे थोड़ी देर 10 मिनट बात करो, अपनी बातें उन्हें बताओ कि आज मम्मा मैं थक गई, या अगर मम्मा भी अवेलेबल नहीं है तो मैं कहूंगी आप कहीं जाते हो तो मंदिर चल जाओ थोड़ी देर के लिए, ऐसे ही मंदिर चल जाओ, 5 मिनट 10 मिनट, वहां की एनर्जी में होके आओ थोड़ा। हमें भी एनर्जी चाहिए कि हम अपने जो पूरा हमने जॉब किया है उससे थोड़ा सा फ्री हो जाए। आप मंदिर जा रहे हो, लोगों को देख रहे हो, कोई माथा टेक रहा है, कोई अपने दिल में प्रेयर कर रहा है, बिकॉज जहाँ पे इतने सारे लोग मिलके अपने मन में प्रेयर कर रहे होते हैं, वहां की जो साइकिक एनर्जी है वो बदल जा। जी, जैसे आपने कहा कि हमें खुद का ध्यान रखने के लिए डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले डिसीजन आता है, फिर सारी चीज़ें होती है। वैसे ही अभी फीमेल वेलनेस के लिए हमें हमें कैसे डिसीजन टाइम टाइम मैनेजमेंट, कैसे करें?
टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करें, वो थॉट कहाँ से लें। लाइक बहुत सारी महिलाएं इस चीज़ों को इग्नोर करती है कि हमें ये करना भी है, वो लाइफ का एक पार्ट भी नहीं समझती है। दे आर जस्ट कि यस ऐसा हो रहा है, होने दो, इट इज़ जस्ट मेरा लाइफ इतना बिजी है, इस वजह से मुझे ये सब कुछ एक्सपीरियंस करना पड़ रहा है। दे डोंट इवन नो कि हमें इस पर वर्क करना है। तो इस वजह से योगा और मेडिटेशन को हमारी लाइफ में कैसे इंक्लूड करें। सी वन थिंग आई वुड लाइक टू से कि हमारे जो सारे डिसीजंस है वो या तो हमारे हस्बैंड लेते हैं जी या हमारी मदर्स लेते हैं या हमारी कोई और लेता है। स्कूल जाते हैं तो टीचर्स लेते हैं कि ये पढ़ के आ जाना, तुम्हारे ये एग्जाम है। घर आओगे तो हस्बैंड बोलेगा चलो आज यहाँ जाने तो हम अपने डिसीजन ले नहीं पाते। तो अपने डिसीजन आप तब लेंगे जब आप थोड़ा अपने को टाइम दोगे, मतलब अकेले रहो थोड़ा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अलोन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लग रहा होगा ऑडियंस को कि भाई मैम क्या बोल रही है, पर अकेले रहना बहुत अच्छी बात। लेकिन अभी अकेले रहना मतलब इट इज़ वेरी हार्ड, बहुत मुश्किल हो चुका है क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो कैसे अकेले कैसा रहा जाए। आई नो ये आपका बिल्कुल बहुत अच्छी क्वेश्चन है कि अकेले रहना भी कभी कभी कमिटमेंट्स होती हैं। घर में मदर इन लॉ है, बच्चे हैं, हस्बैंड है, तो हम अकेले कैसे हो। बट आई थिंक अपना टाइम निकालो, भले आप उस टाइम में गाने सुनो, जी कुछ नहीं कर सकते अगर आप। तो सबसे बड़ी कथारसिस क्या है कि मुझे ये टाइम अपने सिंगिंग का या डांसिंग का निकालना है। ये मैं बिल्कुल रॉ बात कर रही हूँ आपसे। जी अभी मानो मैं मान के चल रही हूँ कि वो फीमेल वो बहुत बिजी है, उसकी मदर इन लॉ भी है, उसका हस्बैंड भी है, उसके बच्चे भी हैं, और उसको सुबह टिफिन भी बनाना है, हो सकता है उसे जॉब पे भी जाना है। जी मैं मान के चल रही हूँ कि ऐसी फीमेल है और उसको बिल्कुल टाइम नहीं। तब भी मैं उसको ये सजेस्ट करूंगी आप सुबह भी नहीं अगर उठ सकते, आपको जो टाइम मिल रहा है उस टाइम पे कोशिश करो कि अलग से टाइम निकालो, अपने रूम को बंद कर लो अकेले। घर में देखो 10 मिनट तो अकेले निकालना, उतना तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप बिल्कुल अलग से नहीं रह सकते, नहीं अकेले प्रॉपर मतलब दिनों दिन नहीं रह सकते, लेकिन अपने ही घर में अपने ही रूम में कम से कम 10 मिनट या आधा घंटा आप रूम बंद करके अकेले रहो। अब उस जब आप व्हेन यू आर अलोन, अकेले में आप रूम में होते हो, आप डांस करो। फेमिनिन नेचर सबसे ज्यादा एनहांस होता है जब वो डांस करती है। जी आपको कुछ नहीं करना, कोई योगा नहीं, कोई आसन नहीं, कुछ नहीं, आप सबसे पहले डांस से शुरू करो। और डांस ऐसा हो जिसमें लविंग सॉन्ग हो। और मैं ये बोलूंगी कि उन लविंग सॉन्ग में अक्सर हम लोग क्या करते हैं ना, अपने हस्बैंड को या बिलवेड सिर्फ लोगों को याद करते हैं। मैं ये कहूंगी कि जब आप डांस करते हो ना, जो भी आप सॉन्ग सुन रहे हो, कोई भी सॉन्ग है, मतलब कैसा भी है, कृष्ण जी का भजन है या कोई हॉलीवुड बॉलीवुड के लविंग रोमांटिक सॉन्ग है, आप कोई भी सॉन्ग सुनो, लेकिन आप उस सॉन्ग को हायर सुप्रीम एनर्जी के साथ कनेक्ट करो कि ये जो मैं गाना सुन रही हूँ ना, जैसे वो लव का होगा, ऑब्वियसली फेमिनिन नेचर लव को हाईलाइट करती, तो वो लविंग सॉन्ग आप ईश्वर मतलब सुप्रीम एनर्जी के लिए, जैसे मीरा थी, वो भी तो भजन ही गाती रहती थी, प्रेम के भजन गाती रहती थी, लेकिन वो हर समय कृष्ण को याद करती। अगर मैं ये नहीं बोल रही कि आप कृष्ण को ही याद करो, आप सबका अपना अपना जो भी है। अगर आप किसी गुरु को मतलब किसी को भगवान मानते हो तो अच्छी बात है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं आजकल जो नहीं भी मानते भगवान को, तब भी मैं बोलूंगी आप सुप्रीम एनर्जी को तो मानोगे ना, कि सूर्य आ रहा है, आकाश है, प्रकृति है, तो इस पूरी प्रकृति में यूनिवर्सल एनर्जी तो है। आप ये इस चीज से तो नहीं डिनाई कर सकते ना कि हमने खाना खाया तो वो खाना ब्लड कैसे बन रहा है, पच कैसे रहा है, कौन सी टेक्नोलॉजी काम कर रही है, ईश्वर की टेक्नोलॉजी काम कर रही है, प्रकृति काम कर रही है। तो उस एनर्जी को तो हम हमेशा ही याद रखेंगे। जब भी आप गाने सुनते हो तो प्रकृति को, अबंडेंस को, यूनिवर्सल एनर्जी को, सुप्रीम एनर्जी को या अपने भगवान को, उनको याद करके कि भाई एक दिन तो मुझे भी इस शरीर को छोड़ के जाना ही है। ये सब कहते हैं ना, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड, सब गुरु यही बात बोलते हैं, आई एम नॉट द बॉडी एंड आई एम नॉट द माइंड। तो जब आपका अंदर से वो सोल जाएगी तो उसमें मिल जाएगी। कहते हैं ना, एक जीवात्मा परमात्मा से मिल जाएगी। तो हमें उसी की तो तैयारी करनी है ना इस जीवन में। जी हम बेसिकली तो उसी के लिए आए हैं। आप कितना भी अच्छी अच्छी जॉब्स में चले जाओ, बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर लो, हस्बैंड की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करो, बच्चों की एक्सपेक्टेशन को पूरा करो, पैसा भी कमा लो, एम्बिशन भी पूरा, तब भी खालीपन आपके जीवन में रहेगा। ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है कि कितना भी आप कहीं पे भी जाओगे आपको एक खालीपन लगेगा।
पर हाँ, वहां तक पहुंचने के लिए पहले आप इन चीजों को भी पूरा करो। मैं ये नहीं बोल रही कि आप जॉब करो ही मत, नहीं, हर इंसान को कमाना चाहिए। मैं तो बोलूंगी बिल्कुल आज के युग में सबको कमाना चाहिए, किसी को ऐसा नहीं है कि नहीं कमाना चाहिए, पर बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। कितना टाइम मुझे कमाने को देना है, कितना टाइम मुझे बच्चे को, या अगर आप फ्लक्स में हो कि नहीं नहीं मुझसे नहीं हो रहा है, तो कोई बात नहीं, आप जॉब मत करो, लेट हस्बैंड रन करे। आपको पता है मदर को बच्चे को टाइम देना बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम होता है जी। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बोल सकती हूँ कि पहले 10 साल, अगर आपका बच्चा जब पैदा हुआ है तो उसके पहले 10 साल माँ को बच्चे को नहीं छोड़ना चाहिए, जी। क्योंकि साइकोलॉजिकली, इमोशनली, एनर्जी के एंगल से जो मैंने सीखा है, पढ़ा है, और मेरा खुद बेटा है, वो 17 years का है, ओह। तो फिर मतलब आप पहले 10 साल बच्चे को मतलब मत छोड़िए अपने से दूर। 7 साल तो बिल्कुल ही, हो सके तो 10, और फर्स्ट 7 years, हर 7 7 years में हमारी जो लाइफ है बहुत मेजर जंक्शन पे आती है, बहुत बड़े बड़े चेंजेस उसमें आते हैं। तो पहले 7 साल तो मैं तो कंपल्सरी बोलूंगी, मैंडेटरी बोलूंगी कि आप अपने बच्चे को मत छोड़िए, क्योंकि जो माँ कर सकती है, कहते हैं आप उसके रेडियस में रहो, उससे दूर मत जाओ। भले ही वो यहाँ खेल रहा है, घर के आंगन में खेल रहा है और आप अंदर किचन में हो, तब भी वो रेडियस तो है ना, अपने पास है वो बच्चा माँ के। तो ये मैं स्पेशली उन लेडीज के लिए बोलना चाहती हूँ जो कॉर्पोरेट में है, जो छोटे बच्चे को डे केयर में छोड़ के जाती है। बट मैं आपसे जरूर ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप एनर्जी की दुनिया को समझते हो, मतलब एनर्जी क्या है, मतलब ईश्वरीय तत्व को, क्योंकि मैं आश्रम में रही हूँ, मैंने ध्यान की क्रियाओं को सीखा है, तो मैं ये चीज जरूर बोलूंगी अपने व्यूअर्स को कि प्लीज आपको ये जरूर लगेगा कि मैम बोल रही कि हम क्या अपनी जॉब छोड़ दें। देखो जॉब आप बाद में भी कर सकते हो, लेकिन ये जो, या तो बच्चा हम देंगे पैदा ही, आपके पास टाइम नहीं है तो मत करो फिर, है ना। जी बिल्कुल। वो ज्यादा अच्छा है। हम यस। नए बच्चों को बोलते हैं, काउंसलिंग करते हैं जी। कि देखो अगर आप नहीं, अगर हस्बैंड नहीं उसको फुलफिल कर पा रहे, एटलीस्ट पहले 7 साल तो जी। देने चाहिए। तो जी। ये दिस इज व्हाट आई वांट टू से। सो इससे जुड़ा हुआ मेरा ये सवाल है कि महिलाएं, स्पेशली महिलाएं और लाइक एवरीवन, बट महिलाएं हमारा विषय ये है, तो एक निसर्ग से, नेचर से दूर होते जा रहे हैं, तो हम हमारे डेली लाइफ में नेचर से कैसे कनेक्ट रह सकते हैं? लाइक ऐसे क्या एक्टिविटीज हम कर सकते हैं जिससे हम नेचर से कनेक्ट रहेंगे? देखिए ये आपको टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये आप देखो, या तो सुबह या शाम या किसी भी टाइम आपको समय तो निकालना पड़ेगा। हम हमेशा ये नहीं बोल सकते कि अब मेरे हस्बैंड आने वाले हैं तो मुझे अब ये करना है, अब मेरे बच्चा स्कूल से आने वाले हैं तो मुझे ये करना है, या मेरे बच्चा स्कूल गया है उसी टाइम में आप निकाल लो। आपको पता है बच्चा स्कूल में है तो आप अपना आधा घंटा 1 घंटा निकाल लो। आप इतना कुकिंग को इतना हुआ हम लोग बनाते हैं, इतना फ्राइड खाना हम बना लेते हैं, इतना हेवी, उसको इतना देर देर तक बनाते हैं। आई थिंक इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। बच्चा मतलब ये आप बहुत ज्यादा करते हो कि वो ये खा ले, वो खाता भी नहीं है। आप देखो छोटे बच्चे इतना हैवी नहीं खा पाते, जबकि ट्रेडिशनली इंडिया में हैवी खाना बहुत बनाया जाता है। आप पराठे बना रहे हो, रोज तो नहीं खा सकते ना पराठे, कभी कभी खा सकते हो। बच्चे को भी देना है तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपने लिए वो टाइम जरूर निकालो कि आप थोड़ी देर के लिए लॉन में बैठ जाओ, या बाहर वॉक करने चले जाओ, या कहीं जैसे पेड़ है, जैसे घर के पास में कोई मंदिर है, पीपल का पेड़ है, कुछ भी पेड़ है, वहां एक एक चक्कर लगा के आओ। अपनी छत पे चले जाओ, वहां पे चक्कर लगा के आओ, मतलब अपने घर से थोड़ा दूर जाओ, घर में। क्योंकि घर में आप जब इस तरीके से करते हो ना तो वो आपको बार बार, ओहो अब ये काम करना है, तो ये काम दिख, थोड़ा सा घर से दूर रहना, मतलब चाहे वो 15 मिनट के लिए ही वॉक है, डेफिनेटली आप कोशिश करोगे, प्रार्थना करोगे, कोई चीज अगर आपसे नहीं हो रही है अभी, ये भी मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता सकती हूँ कि अभी मान लो जब मैं छोटी थी तो मुझसे कई चीजें मैं करना चाहती थी लेकिन मैं कर नहीं पाती थी। तो मैं भगवान से प्रार्थना करती थी, भगवान कुछ ऐसा करके मैं ये करूँ, और उस थॉट को जीना शुरू करती थी, विजुअलाइजेशन शुरू करती थी, और उसके लिए एफर्ट भी डालती थी। जैसे जैसे आप अपनी एनर्जी में, वो अपने मन में सोचोगे मुझे आज वॉक पे जाना है, आज मुझे पार्क में जाना है, आज मुझे रिवर साइड जाना है, आप उसको करोगे, क्योंकि आपने उसको अपने जहन से ही निकाला है। जी। सो जिस तरीके का लाइफस्टाइल हो गया है महिलाओं का, लाइक ऑल द टाइम बिजी इन ऑफिसेस, इन होम, सो कम्प्लीटली वो बॉक्सेस में रहते हैं, तो नेचर से जुड़ना, लाइक सनलाइट लेना, आकाश को देखना, इवन पेड़ों के पास जाना, ये बहुत कम होता जा रहा है। तो वो कैसे नेचर से जुड़े और उसके क्या फायदे?
देखो बहुत फायदे, नेचर में रहने के तो इतने फायदे। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, जी। ठीक है। यही 5 तत्व है। जब आप बाहर जाते हो, नेचर में जाते हो, नदी को देखते हो, मिट्टी में घूमते हो, पेड़ों को देखते हो, आकाश को, कहते हैं स्काई गेजिंग मेडिटेशन है कि आप देखते ही जा रहे हो आसमान को, आपको लगेगा कि क्या पागल से मैं देख रहा हूँ, शुरू में लगेगा। जी। लेकिन जैसे जैसे आप देखते जाओगे ना, जैसे चाहे आकाश को देखो या किसी नदी को देखो, तो बहुत सारे अंदर से आपके थॉट्स आएंगे। पहले स्टार्टिंग में क्या होता है, जब हम नेचर के पास जाते हैं ना, हम अपनी पूरी जिंदगी के जो थॉट्स हैं ना, सबके बारे में सोच लेते हैं। एक लेडी तो जरूर ही सोचती है। वहां भी मेडिटेशन आती है कि आपको ये सारे थॉट्स आएंगे और चले जाएंगे जी। और उनको जाने देना है, किसी भी थॉट को पकड़ना नहीं है। जैसे रिवर फ्लो करती है ना, ऐसे सब थॉट्स को आके जाने देना और आप एकदम रिलैक्स हो जाओ और सब कुछ उसके ऊपर मतलब समर्पण करो कि ईश्वर तूने मुझे बनाया है, तू मुझे शक्ति दे, मेरी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी मैं चाहती हूँ मेरी इंप्रूव हो, तो तू मुझे शक्ति दे। जी। कम से कम इतना तो हम डायग्नोज करें ना कि हमें चाहिए क्या, हमारी कमी क्या है। कहते हैं 80% हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है जब हम ये मान जाते हैं कि हाँ मुझे ये सीखना है। 80% आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है, जी। उसके बाद तो बस एकदम हो ही जाएगा। बट अक्सर लोग ये मानना नहीं चाहते कि हाँ मुझे ये चीज सीखनी है, मुझे योगा सीखनी है, मुझे हैप्पीनेस को इंटरनली मतलब अपने अंदर से भीतर से उसको महसूस करना है। बोलने से नहीं आएगा ना, बोलने से तो आप थोड़ा सा सुन लोगे, समझ लोगे, कर्म भी तो आपको करना पड़ेगा ना। जैसे अगर आप सुन रहे हो आज अपना एक्सपीरियंस मैं आपको बता रही हूँ, आई एम श्योर आप उन चीजों को करो। कि अगर मैं बोल रही हूँ कि अब अपना एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ कि टाइम निकालो, म्यूजिक है, डांस है, निकालो टाइम, 10 मिनट निकालो, 15 मिनट निकालो, रूम अपना बंद करो, खूब तेजी से डांस करो, सोचो ही मत, गैस वैस सब बंद करो, रूम बंद कर लो, सब कोई नहीं है। थोड़ी देर के लिए मदर प्रभा है जो भी, उनको बोलो कि मैं अभी आधा घंटा की सेशन है मेरा, अपने लिए भी तो देखो टाइम निकल जाए। ये चीज आई थी। सो मेरा अगला सवाल ये है कि महिलाओं के लिए न्यूट्रिशन, फूड, उनका ध्यान रखना कितना ज़रूरी है? स्पेशली अभी एवरीथिंग इज़ पैक्ड फूड एंड आर्टिफिशियल, सो स्पेशल ध्यान देने की क्या ज़रूरत है खाने को लेकर? देखो खाने को हमें हवा नहीं बना, जैसे होता है ना इतना ज्यादा नहीं, ओ ये नहीं खाना, ओ ये खाना है, ओ ये नहीं खाना। कभी कभी हम इतने पैनिक कर जाते हैं। हम्म। नेचुरली रिलैक्स्ड हो जाओ। इस समय जो घर में पड़ा है, जो बेस्ट पड़ा है, थोड़ा सा खा लो, पैनिक नहीं करना। हम्म। हम मान के चलते वर्स्ट केस घर में कुछ भी फ्रेश फ्रूट नहीं पड़े, ऐसे मान के चलो कुकीज पड़ी है या मैगी पड़ी है हम्म। या ब्रेड पड़ी, हम्म। पैनिक मत करो। सबसे पहले तो पैनिक मत करो। पता हम क्या कर रहे हैं ना, आजकल जो मैंने देखा है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन का ओवरलोड आ चुका है। जी। आप देखोगे ना, चाहे हर जगह इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को हम एप्लीकेशन नहीं आ रहा उसमें, सारा कुछ यहाँ पे फुल होता जा रहा है, लेकिन हम अप्लाई कुछ नहीं कर रहे। जी। उससे हम थक रहे हैं, मेंटली लोग ज्यादा थक रहे हैं क्योंकि जी। इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है। एक इंफॉर्मेशन लो या दो लो, उसके ऊपर काम करो। जी। जैसे आपने ये न्यूट्रिशन की बात की, सबसे पहली चीज पैनिक मत करो। अगर बिस्किट भी पड़ा है तो एक बिस्किट खाकर भी, वो गौतम बुद्ध कुछ नहीं खाते थे, एक जरा सा खाते थे, 2-2 दिन निकाल लेते थे। इंसान में शरीर इतना अच्छा बना हुआ है, प्रकृति ने इतना खूबसूरत हमें सब कुछ दिया है। आप कुछ भी नहीं खाओगे ना, सिर्फ एक बिस्किट खा लोगे, एक ब्रेड खा लोगे, आप ठीक रहोगे। लेकिन आप जब ये टेंशन लोगे ना, आज मैंने दाल नहीं खाई, आज मैंने सब्जी नहीं खाई, आज मेरा वो बादाम मिस हो गया, आज मैंने अखरोट नहीं खाया, आज मुझे ऑरेंजेस नहीं मिले, आज एप्पल नहीं मिला, इसका मतलब अब हुआ कुछ नहीं है शरीर को, लेकिन दिमाग में ये कि आज एप्पल नहीं खाया। जी। उससे हम डिप्रेशन में जा रहे हैं। मैंने देखा आजकल नई जो लड़कियां हैं, मतलब ठीक है, इजी मैन, इट्स ऑल राइट, नहीं है अक्ल की तैयारी करना। आज मान लो कुछ भी नहीं, मैगी खा लो, कुछ नहीं होगा, कुछ नुकसान नहीं होगा, पर यह है कि थोड़ा खाओ, थोड़ा खाओ, और फिर उसके बाद आपको लग रहा है कि हाँ मुझे और जंक नहीं खाना, अपना थोड़ा सा तो खाना पड़ेगा ना, कितनी भूख लगी है। मान लो एक मैगी भी खा ली, अब आपको लग रहा है आज मैंने जंक खा लिया, लेकिन अब कल नहीं खाऊंगी, तो ठीक है कल मत खाना, कल की तैयारी करो। बाजार जाओ, आपको पता है कि कल मुझे एप्पल जरूर खाना है, अपने 3 दिन का स्टॉक ला के रखें। तो अब हम पैनिक नहीं करें, प्लान करें, मतलब स्लोली हम उस चीज को, पहले हम सोच रहे हैं, फिर हम उस बात को डाइजेस्ट कर रहे हैं, फिर हम उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो हम ये नहीं करते,
जी लेडीज ये नहीं करती, मुझे लगता है वो एकदम से उनको वो टेंशन में आ जाती है, ये नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, जी। गेस्ट आ गए, ये नहीं है, भागो। ये सबसे पहले हमें ये हटाना, सो न्यूट्रिशन को लेकर पैनिक नहीं करना है। पैनिक नहीं करना है। हम्म, और न्यूट्रिशन को लेकर एक एक सिंपल स्टेप्स लेने हैं कि हाँ आपको आपको कौन सा फ्रूट अच्छा लगता है, अवेलेबल कौन सा है घर के बाहर, मान लो सिर्फ बनानास ही मिल रहे हैं, पपाया मिल रहा है, जरूरी नहीं है कि आपको अभी के अभी एवोकाडो कहीं से आएगा और आप खाओगे। एवोकाडो के लिए आपको मान लो किसी बड़े स्टोर में जाना पड़ेगा, आप ड्राइव करके जाओगे, या आजकल जैसे ब्लिंकिट आ गया है या कुछ भी आ गया, वो सब करोगे, या तो वो कर ऑनलाइन मंगवा लो सब कुछ, लेकिन उसका टेंशन मत बनाओ जी कि आप उसको सामान को मंगवा के रखो और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे खा लो। नेक्स्ट डे जो आज आपने मैगी खाई थी, मत खाना मैगी। अब आप उसको एप्पल, आपको पता है कल मैंने ये गलती करती है, आज नहीं करूंगी, तो फिर मैं ऐसा करती हूँ, आज ना मैं एप्पल खा लेती हूँ। और मैंने मान लो लेडीज है जल्दी में, जैसे कहते हैं ना हम लोग आटा भी गूंथते हैं ना, तो लेडीज ऐसे गूंथते हैं कि 10 लोगों ने खाना है। ऐसा नहीं है ना, 2 ही जने, थोड़ा थोड़ा आटा बार बार भी गूंथ सकते हो, 5 मिनट भी नहीं लगते। हमें हेल्दी फूड खाना है, बिल्कुल थोड़ा सा आटा भी गूंदोगे कितना टाइम लगेगा, थोड़ा सा। लेकिन हम सोचते नहीं खूब सारा कर ले, ये एक हमारी टेंडेंसी है, ज्यादा कर ले, कल नहीं करना पड़ेगा। आई टेक इट इजी, इस मोमेंट में हमें क्या करना है वो करो, और एक अच्छी ब्रेथ लो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिर अपना न्यूट्रिशन, आप फ्रूट्स ले सकते हो, आप बादाम खा सकते हो, बादाम को रात को भिगो के आप सुबह खा सकते हो, इट्स ब्यूटीफुल, मतलब इट्स रियली वंडरफुल फॉर द बॉडी कि हम बादाम सुबह खाएं। आप अखरोट खा सकते हो, अखरोट कहते हैं ना दिन में 2-3 दाने आप खा लो। अक्सर लोग भिगो के भी खाते हैं, कोई लोग 1 घंटा भिगो के खाते हैं, कई लोग ओवरनाइट भिगो के खाते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे खा लो, लेकिन उसको पैनिक मत करो कि हाँ खा लिया ठीक है, अब एक्टिव हो गए, अब काम पे लगो, रेस्ट भी लो। हम लोग मेंटल रेस्ट नहीं देते, मतलब कि बस रिलैक्स। और इनफैक्ट जो लोगों को रेस्ट की प्रैक्टिस होती है ना, जैसे हम योगा करते हैं या प्राणायाम करते हैं, तो हमारा एक अंदर से एक रिलैक्सेशन आता है। तो जब हम इतने रिलैक्स्ड होते हैं ना, तो जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, या अभी मैं ड्राइव करूंगी, या मैं कुछ और भी काम करूंगी, तो इतने सारे काम हो जाएंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा। वो डिफरेंस आ जाता है जब आप योगा की प्रैक्टिस कर रहे हो, मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर रहे हो, किसी गुरु को सुन रहे हो, उसको प्रैक्टिस भी कर रहे हो, उसके बाद 10 काम भी लाइन अप हो गए ना, आपको पता ही नहीं चलेगा, मस्ती मस्ती में सारे हो जाए। जी जब न्यूट्रिशन की बात हो ही रही थी, तो लेट्स टॉक अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान महिलाएं क्या खा सकती है, और अबाउट रेस्ट। और जब वो कॉर्पोरेट में है तो दे हैव नो टाइम, उनके पास बिल्कुल भी समय नहीं है रेस्ट करने का, सो उनको मूड स्विंग ज़्यादा हो रहे हैं, तो वाई और हाउ, मतलब कैसे टेक केयर करें? That's a very good question, Shakti. I think जब आपके पीरियड्स है, तो आप हो सके तो मैं ये सजेस्ट करूंगी, जैसे पहले तो मैं भी बाहर काफी ट्रैवल कर लेती थी, अभी लेकिन जब से मैं योग से जुड़ी हूँ, ध्यान की जगत से जुड़ी हूँ, तो मुझे लगता है पिछले 20 सालों में मैंने भी इसको करा है कि पीरियड्स के दौरान हो सके तो अपने आप को रेस्ट ही दो। ज्यादा मतलब कोशिश करो कि आप ज्यादा एक्सर्शन मत करो, उस समय हमारा शरीर जो है बहुत वल्नरेबल होता है, बहुत सेंसिटिव होता है। हम लोग अपने विल पावर से करते हैं कि नहीं मैं कर लूंगी, अब कर तो लोगे, जैसे एड्स में दिखा रहे हैं लड़कियां कूद रही है, दे आर डूइंग लॉट ऑफ वर्क जस्ट बिकॉज दे कैन, सो इट्स विल है ना वो अंदर से, आप मतलब एक विल है कि नहीं, यहाँ में आप विल दिखा रहे हो जहाँ जरूरत नहीं है। लेकिन वो विल जरूरी है? आई डोंट थिंक सो, माई एक्सपीरियंस इज कि नहीं इतना जरूरी नहीं, अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको जाना पड़ रहा है। लेकिन अगर आप अवॉइड कर सकते हो, जॉब पे भी जाना, एक आध दिन की छुट्टी ले भी ली, तो क्या हो गया जी कुछ नहीं होगा। आजकल एवरीबडी इज इज अंडरस्टैंडिंग, आजकल तो कॉर्पोरेट सेक्टर में इतना ज्यादा एम्प्लॉय डेवलपमेंट के ऊपर काम हो रहा है, ह्यूमन रिसोर्सेज प्रोग्राम्स हो रहे हैं, जिनकी वेलनेस हो, बहुत कुछ हो रहा है। आप अपने बॉस से जाकर बेझिझक होके आप बोल सकते लेकिन हो। सबसे पहले फीमेल्स को ये चीज समझने की जरूरत है कि इट्स ओके इफ यू रेस्ट, या इट्स ऑल राइट, स्पेशली ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। उस समय पे रेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, लाइक बीइंग, अपने आप में रहना, सुनना, मेडिटेट करना, ये कितना जरूरी होता है और उससे कितने फायदे हो सकते हैं? बहुत जरूरी है विशुद्धि। और आप देखो सारा दिन तो आप रेस्ट कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि आपको प्रैक्टिस नहीं होती सारा दिन बेड पे रहने की, जो लोग इतने वर्किंग होते हैं। मैं ये
बोलूंगी आराम से उठो, सनराइज देखो, अपने चाय कॉफी जो आप लेते हो या डिटॉक्स ड्रिंक्स जो भी आप लेते हो वो लो, थोड़ी देर टहलो हल्का सा, मतलब एक लविंग एक हैप्पी मोड में जो एक्सरसाइज होती है वो फिर वो एक्सरसाइज नहीं होती कि मुझे करनी है, जी। वो नहीं होती। ये मैं बार बार इस चीज को बोल रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हमारे देश में जो फीमेल है बहुत स्ट्रेस्ड है, वो उसका टेंशन बहुत ज्यादा है, उसकी ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा है, जी। जिस वजह से वो बहुत सारे काम नहीं कर पाती। मतलब एक एक स्टेप बाय स्टेप करो हर चीज को, मतलब उससे जुड़कर मैं पूछना चाहूंगी, महिलाओं में बहुत अलग अलग तरीके की बीमारियां सामने आ रही है, फॉर एग्जांपल पीसीओडी, थायराइड, तो इनकी जड़ क्या है, ये कहाँ से आ रही है? आई थिंक इट्स ऑल स्ट्रेस, मेंटली आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हो, बहुत ज्यादा, मतलब जरूरत से ज्यादा लोग रिलेशनशिप्स के बारे में भी जरूरत से ज्यादा ही सोच रहे हैं, इतना होता नहीं है जितना हम उसको बवाल बना देते हैं कि इसने मुझे ये कहा उसने मुझे वो कहा तो लड़ाई होगी, या बच्चों का इतना स्ट्रेस ले रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा, अब ये होगा वो, ये जो अननेसेसरी थॉट्स हमारे अंदर आते हैं इसलिए आ रहे हैं क्योंकि फीमेल अकेली है। पहले क्या होता था, आप देखो पहले लोग मिलके बहुत रहते थे, मतलब एक ग्रुप होता था, नेबर्स होते थे, तो वो बच्चा अगर खेलने भी गया तो माँ तो भूल ही जाती थी, क्यों? क्योंकि वो तो किसी अच्छे नेबर से बातें कर रही है, कुछ फ्लावर्स या कुछ कुकिंग के बारे में बात कर रही है, तो इतनी खुशी खुशी से वो बात भूल ही गई मेरा बच्चा खेलने गया। अभी क्या हो रहा है, क्योंकि वो लेडी अकेली कहाँ गया होगा, किसके पास होगा, खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा, मतलब आपके नेगेटिव, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जब आप अकेले होते हैं तो माइंड की एक हैबिट है, ये सिर्फ फीमेल के लिए नहीं, आई थिंक ये बोथ फॉर मेल फीमेल, कि माइंड को अगर आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हो या नहीं समझ रहे हो, और माइंड को आप जैसे पहले बोलते थे खाली दिमाग शैतान का घर, एक्चुअली में वो हो जाता है, क्योंकि आप खाली दिमाग भगवान का घर तब बनेगा जब आप किसी गुरु को सुनोगे और उस क्रिया को आप करोगे, तब वो भगवान का घर। जैसे हम कहते गौतम बुद्ध खाली एडिटिंग किया उन्होंने दिमाग को, लेकिन उसको ईश्वर से जोड़ दिया। ये तो हमें सीखना पड़ेगा, स्कूल में तो हमने सीखा नहीं है ये चीजें, हमें इस एज में सीखनी पड़ेगी बड़े होने के बाद, तो फिर आप तब सीखो। तो मैं ये जरूर बोलूंगी कि प्लीज आप खाली मत बैठिए, अगर आप खाली बैठ रहे हो तो या तो गुरु को सुनो या किसी क्रिया को करो, और अगर आप ऐसे ही खाली बैठ रहे हो आपको समझ नहीं आ रहा तो आप नेगेटिव ही सोचोगे, ये माइंड का ही काम है। माइंड अटैक्स हमेशा होंगे, माइंड एक तरीके से एक ट्रिगर है वो आपके लिए। हमने योग में जैसे पढ़ा है कि आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड, इसका मतलब माइंड को अगर आपने ऐसे छोड़ दिया तो वो आसपास की जो वाइब्रेशंस है वो रिसीव करेगा, नेगेटिविटी रिसीव कर लेगा, नेगेटिव आंसर्स देगा आपको। पॉजिटिव करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, कहते हैं आप पहाड़ पे चढ़ रहे हो, ऊपर जब आप चढ़ोगे ना तो आपको मेहनत करनी पड़ती है, एक एक कदम लेना पड़ता है, नीचे तो आप ऐसे ही गिर जाओगे ना। अगर आप ध्यान सावधानी नहीं दोगे, अलर्ट नहीं हो, एक्टिव नहीं हो, आपके पास कोई टास्क है आप उसमें बिजी नहीं हो, तो आप खाली बैठे होगे तो आप नीचे गिरोगे, मतलब आप नेगेटिव सोचने लग जाओगे। तो मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी अपने व्यूअर्स के साथ कि आप प्लीज नेगेटिव थिंकिंग जब भी आपके अंदर आए, चाहे वो आपके अपने रिलेशंस में हो, बच्चों के लिए हो, बड़ों के लिए, पेरेंट्स के लिए, जो भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं आप उसको प्लीज एनर्जी मत दीजिए जी। उसको उसको छोड़ दीजिए, वहां से हटके कुछ और डांसिंग कर लीजिए, सिंगिंग कर लीजिए, किसी गुरु को सुनिए, किसी नए दोस्त को फोन कर लीजिए, उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कीजिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो थायराइड, पीसीओडी, ये जो कि बीमारियां हैं, इनकी जड़ स्ट्रेस है। आई थिंक सो, बहुत ज्यादा इसमें 80-90% रोल, ऑफ कोर्स कई फिजिकल एलिमेंट्स भी नहीं है। मैं ये नहीं आपको कभी बोलूंगी कि आप मेडिकल हेल्प मत लो, बिल्कुल लो, अगर आप मेडिकली आपको कोई भी ट्रीटमेंट डॉक्टर ने सजेस्ट किया बिल्कुल करो, लेकिन ये नहीं कि अब ये ट्रीटमेंट आपको लाइफ सारी जिंदगी, दवाई थोड़े दिन खानी होती है, दवाई को आप बुक नहीं कर सकते कि अब मैं अगले 20 साल की दवाई खानी, दवाई खाओ, ठीक हो जाओ, आगे बढ़ो, उसके बाद उससे लेसन ले लो कि भैया मुझे इतनी नेगेटिव नहीं सोचना है, मैं डिप्रेशन में नहीं जाऊंगा, मैं अपनी आदत को सुधारूंगा, मैं ये करूंगा, कुछ नई चीज मैं अपनी जिंदगी में लेके आऊंगा, उसको खुद अपने दिल से मैं करूंगा। जी। सो ये जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, इसे सेलिब्रेट करने के लिए, इसे और जुड़ने के लिए हम ऐसी क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं जिससे हम हमारा फेमिनाइन तत्व और बढ़ा सकें, इसमें सेलिब्रेट? क्या है, देखो आप
इस समय ना आपकी बॉडी बहुत ज्यादा, मैंने बोला वल्नरेबल होती है, उसको कोई भी हर्ट कर सकता है, और आप बहुत इमोशनल भी हो जाते हो ज्यादा, और कहीं ना कहीं एनर्जी लेवल आपका डाउन होता है, तो आपको एक एक वीकनेस भी लगती है, और एक अजीब सी फीलिंग्स आपको एज अ फीमेल को मालूम होगा, जो मैं ये बोल रही हूँ, बहुत अजीब अजीब सी आपके हॉर्मोन्स चेंज हो रहे हैं। तो क्या करो, जितना हो सके अपने साथ जुड़ो। मतलब चाहे आप अगर योगा कर सकते हो, योगा की प्रैक्टिस कर सकते हो, अगर आपके आसपास कोई योगा टीचर है, या आप ज्वाइन कर सकते हो, या उसमें भी देखो ज्यादा एक्सरसाइजेस तो हम नहीं बोलते, बट सिंपल सटल एक्सरसाइजेस आप करो, सिंपल प्राणायाम आप करो, अपने दिल की चीजों को पूरा करो। जैसे कई लेडीज होती हैं, वो इंटीरियर डेकोरेट, मतलब घर को डेकोरेट करना उन्हें बहुत अच्छा लगता है, तो आप अपने रूम को कुछ अच्छा वो कर लो, डेकोरेट सा कर लो, अपनी वो चीजें करो, जर्नल लिख लो आप अपना कोई नोटबुक निकालो अपनी एक अच्छी सी, और जो आपके दिल में है वो लिख लो। जर्नलिंग इज वेरी गुड, मतलब लिखना इज सो ब्यूटीफुल, आपकी इतनी अच्छी कथारसिस हो जाता है। जर्नलिंग कर सकते हो, अच्छा कोई कुछ देख सकते हो, गाने सुन सकते हो, या तो अपने जैसे एक माँ बच्चे के लिए सोचती है ना, आप अपनी मदर बन के तो देखो, बी योर ओन मदर, बी योर ओन फ्रेंड। जी। या so this is what I would like to give my viewers this suggestion, ki please take good care of yourself, love yourself the most, feel happy with your presence, when the life energy is moving inside, just feel happy कि मैं हूँ, अपने लिए हूँ। जरूरी नहीं है कि मेरा हस्बैंड मुझे अप्रिशिएट करेगा, या मेरी मदर इन लॉ करेगी, या बच्चे करेगा, कोई नहीं करेगा। कोई नहीं करेगा। अनफॉर्चुनेटली हम लोग जॉब्स में तो फिर भी कहते हैं ना अप्रिसिएशन मिलती है, लेकिन घर में हम लोग एक दूसरे को अप्रिशिएट करना हमेशा भूल जाते हैं। ये मैंने देखा है, मेरे पास कपल काउंसलिंग के लिए बहुत लोग आते हैं, मैरिज काउंसलिंग के लिए आते हैं, टीनेजर्स बच्चे आते हैं काउंसलिंग के लिए कि मैम ऐसे ऐसे हमारा रिश्ता अच्छा है, लेकिन अब टूट रहा है, हार्ट ब्रेक हो रहा है, नहीं कर रहा हूँ मेरे हिसाब से। तो मैं यहाँ ये बोलूंगी कि हम लोग एक दूसरे को अप्रिशिएट करते ही नहीं है, नेगेटिविटी को इतना हाईलाइट कर लेते हैं, उसे इतना अंदर तक ले जाते हैं, फिर उस नेगेटिविटी में हम जलते हैं, हमें उसका रास्ता नहीं मिलता। कोशिश करें कि हम नेगेटिविटी को हाईलाइट करें। सो जब लड़कियों की शादी होती है, सो दे आर मूविंग इनटू कम्प्लीटली न्यू डायमेंशन, एक अलग ही जगत में वो प्रवेश करती है, तो उसके साथ साथ नए थॉट, फिर कंफ्यूजन होना, तो क्या वहाँ पर उसे थेरेपी लेना चाहिए? क्या वो ज़रूरी है थेरेपी लेना, अगर वो नहीं समझ पा रहे? आजकल मैं तो बोलूंगी लोगों को पता नहीं ऐसा क्यों लगता है, जो बहुत इंटेलेक्चुअल्स होते हैं वो तो फिर भी ले ही लेते हैं, काउंसलिंग का सेशन है, थेरेपी का सेशन है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मैं कोई पागल थोड़ी हूँ, मैं पागल हूँ, मुझे काउंसलिंग की जरूरत है। अरे हम सबको जरूरत है, हम सबको काउंसलिंग की जरूरत है, हर एक इंसान को जरूरत है, क्योंकि हम अपने आप के साथ लड़ रहे हैं। अगर आप बहुत परेशान हो, आपका मन नहीं लग रहा, आपको गुस्सा आ रहा है, आप टेंशन में हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आपकी चीजें सब कुछ गड़बड़ हो रही, तो जाओ काउंसलिंग के लिए, लो थेरेपी, प्लीज लो। आप नहीं ले पा रही हो डिसीजन, इट्स ऑल राइट, एक्सेप्ट करो, मैं नहीं ले सकता, एक्सेप्ट कर लो। मान लो आपके हस्बैंड ने आपको बोला तुम बहुत गुस्सा करते हो, 90% मैंने देखा है फीमेल में गुस्से की टेंडेंसी तब आती है जब वो डिप्रेशन और बहुत कुछ उसने अंदर सहन किया होता है, वो गुस्से वो उग्र रूप ले लेती है एक लीड, है ना। तो अक्सर क्या होता है, उस समय तो सब उसको बोलते हैं तुम गुस्से वाले हो, तुम गुस्से वाले हो, तो नेगेटिव तो सब उसको बोल देते हैं, अब उसको और गुस्सा आ जाता है, एक तो उसने ऐसे इतना सहन किया होता है, फिर उसको और बोल दिया जाता है। यहाँ पर उसको लग रहा है कि मैं इस समय हर तरफ से परेशान हूँ, मुझे यहाँ पे भी बोला जा रहा है, मैंने जो किया है उसको नहीं कोई समझ रहा, या नहीं उसको कोई अप्रिशिएट कर रहा, काउंसलिंग ले लो ना। उसमें भी कई लोग सोचते नहीं हम पैसे बचा ले, अरे पैसे तुम क्या बचाओगे, तुम रोज खाना खा रहे हो, तुम इतना सामान लेके आ रहे हो, सब कुछ तो तुम कर रहे हो, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए क्यों नहीं कर रहे हो?
या तो डिसीजन ले लो, नहीं जाना। So much is happening. सो मच इज हैपनिंग। ऐसा तो नहीं है ना कि आप रोज अगले दिन सुबह अपनी ग्रोसरीज नहीं लेके आते, लेके आते हो ना, कपड़े धोने का सोप भी लाओगे, डिश वॉशिंग भी लेके आओगे, वो सब लेके आओगे, अपनी सारी ग्रोसरीज, अपना सारा किचन मटेरियल लेके आओ, उसमें तो नहीं सोचोगे ना। जी लेकिन अगर आपका मेंटली आप इतने अपसेट हो तो उसकी क्लेंजिंग के लिए, उसकी प्यूरिफिकेशन के लिए व्हाई नॉट। यस तो ये मैं जरूर मतलब अपने व्यूअर्स को कहना चाहती हूँ कि प्लीज हम लोग, मैं मानती हूँ कि हमारे इंडिया में हम लोगों ने बहुत गरीबी भी देखी है। दिस इज समथिंग न्यू इन दिस जनरेशन. हाँ मतलब मैं जरूर इस चीज को कहना चाहती हूँ क्योंकि हमारे देश ने बहुत गरीबी देखी है, तो वो पैसा उसको एक हैबिट है कि मैं यहाँ भी पैसा बचा लूँ, मैं वहां भी बचा लूँ, मैं यहाँ। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं करो। और स्पेशली आफ्टर डिलीवरी हाउ इट इज इम्पोर्टेंट, कितना इम्पोर्टेंट है थेरेपी. आई थिंक थेरेपी लेना, काउंसलिंग के लिए जाना जरूर जाइए। मैं आप सबको ये सजेस्ट करूंगी कि आप काउंसलिंग के लिए जाइए। अगर आपको जरूरत है कि मुझे किसी से बात करनी है, अपनी सारी मन की बात करके फिर उनसे पूछना है कि मैं क्या करूं, बिल्कुल जाइए, प्लीज को आपको बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत सपोर्ट मिलेगा, बहुत खुशी होगी आपको। मैं ये नहीं बोल रही कि रोज जाओ, पर जाओ और फिर जो आप उनसे रेमेडीज लेके आ रहे हो, जो आप उनसे सुन रहे हो, आप उसको अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आओ। हम रोज पढ़ते हैं कि योगा कर लो, ये कर लो, लेकिन हम नहीं कर पाते ना, जी डिसीजन तक नहीं पहुंच पाते। तो डिसीजन लेने के लिए हमें स्टेप्स लेने पड़ेंगे। हो सकता है आप एक काउंसलिंग के बाद अपना योगा क्लास ज्वाइन कर लो, हो सकता है आप एक थेरेपी के बाद आपके माइंड में कुछ ऐसी चीज आ जाए जो आपके अंदर दबी हुई थी, काउंसलिंग की वजह से वो बाहर आ गई। ये काउंसलर को सब कुछ बता देते हो, उसका तो काम है कि वो आपका मनोबल बढ़ा रहा है, वो आपकी मदद करना चाहता है, आपको कोच करना चाहता है। जी ठीक है, मैं जिस तरीके से काउंसलिंग में आई, मैं कोई ऐसा थोड़ी था कि जब मैं छोटी हूँ तो मैं काउंसलर बनना चाहती थी, ऐसा नहीं था। हमने जब लाइफ के इतने सारे एक्सपीरियंसेस लिए, ध्यान की क्रियाएं सीखी, ध्यान का जगत देखा, कथारसिस देखी, और फिर क्योंकि मैं दिल्ली से आई हूँ, मैंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड देखा है, तो मुझे लगा इसकी बहुत जरूरत है लड़कियों को, बहुत लोगों को, लड़की के लड़कों को, सबको, जी बच्चों को बहुत जरूरत है। कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि हम अपने बिहेवियर का क्या करें, हम अपने एंगर का क्या करें। इसकी तो कोई पढ़ाई होती ही नहीं है, स्कूल में ये सिखाया ही नहीं जाता कि बेटा जब रिलेशनशिप में जाओगे तो इन चीजों का ध्यान रखना, परिवार बनाओगे तो इन चीजों का ध्यान रखना, गुस्सा आएगा तो इन चीजों का ध्यान रखना, किसी ने नहीं सिखाया। हम जी आपको सेक्स एजुकेशन नहीं टाइम पे दी जा रही, तो ये सारा फिर आपके जो मानसिक जो है ना, ये सारी चीजें बाहर आती हैं और आप मानसिक तौर पर दुखी होते हो, परेशान होते हो। तो जब आप काउंसलर के पास जाते हो तो आपको बहुत चीजें समझ आती है कि ये मेरा फियर है, मैं इस डर के साथ गुजर रही हूँ, या मैं इस पेन के साथ गुजर रही हूँ, मुझे इसको बाहर निकालना है। जब मैं इसको बाहर निकालूंगी, मैं मिररिंग करूंगी। एक काउंसलर आपको मिरर दिखा देता है ना। ऐसा नहीं है कि काउंसलर को भी जरूरत नहीं, हमें भी अपने टीचर्स की जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि अगर हम कुछ बांट रहे हैं, डॉक्टर है, डॉक्टर की भी तो पेट में दर्द होती है, उसको भी तो कभी डायरिया हो जाता है ना। जी ऐसा कुछ नहीं है कि हम ये मान के चले कि काउंसलर को ज्यादा पता है, हमें कम पता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम सबके पास नॉलेज है और हम सबको एक दूसरे की जरूरत है। जी इस चीज को हमें मानना चाहिए कि इंसान को इंसान की जरूरत है। जी तो जो आपका एक्सपर्टीज है आप उसमें काम कर सकते हो। अगर आप उससे पैसा कमा रहे हो, वाई नहीं, क्यों नहीं। जो आपका टैलेंट है, जो भी आपका टैलेंट, चाहे आपका टैलेंट कम्युनिकेशन है, आपका टैलेंट पीआर है, या आपका टैलेंट कुछ बनाना है, कुछ मतलब निटिंग करना है या कुकिंग करना, अगर आप उसको बाहर सेल कर रहे हो, करो। जो भी आपको आता है उसको सेल करो, जी है ना। तो आप सबको, मैं बोलती हूँ सबको कमाना चाहिए। तो ये अच्छा रहता है, आपकी एक अच्छी सोसाइटी बनती है जब हम सब एक दूसरे के लिए काम करते हैं, हम एक दूसरे की मदद भी कर पाते हैं। ऐसा तो देखो एक बहाना भी होता है और चाहिए भी सबको भी, तो वो भी है तो इट्स ऑल राइट। ये नहीं होना चाहिए कि इसके थोड़ी पैसे देने हैं, इसके थोड़ी पैसे देने, अरे क्यों नहीं देने। मैं बोलती हूँ आप घर में पंडित को बुलाते हो, पंडित के पास कितना ज्ञान होता है, अगर आप उसको ज्ञानी मानते हो तभी तो आप उसको बुला रहे हो, या तो आप मत बुलाओ। लेकिन अगर आप उन्हें ज्ञानी मान रहे हो और अपने घर में हवन करा रहे हो, आप इतना इतना पैसा अपने घर की डेकोरेशन में लगाओगे, गेस्ट के लिए लगाओगे, खाने के लिए लगाओगे, लेकिन जब पंडित को पैसे देने की बारी आएगी तो आपको लगेगा यार इसको तो 500 रुपये में निपटा। जबकि सबसे सबसे ज्यादा देना चाहिए आपको, वो आपको अपना ज्ञान दे रहा है ना। तो मेरे कहने का ये मतलब था कि हम हर चीज में जो है अपना जो एक एक वो फीलिंग है कि मैं बचा लूं, वो नहीं होना चाहिए।
आप खुद भी जाओ, खुद भी कमाओ, और जब आपको जरूरत है किसी चीज की, काउंसलिंग की या किसी भी चीज की, वहां भी जाके पैसे खर्च करो। योगा जाना है, योगा जाओ, खुद भी तो कमाओ ना, खुद भी जाओ, टैलेंट है वो भी करो। तो आई थिंक ये सारी चीजें जी मैंने अनुभव में देखा है कि बहुत सारी महिलाएं डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाती है। एक तो उनमें इमोशनल एंड हार्मोनल चेंजेस तो होते ही है, लेकिन उनको ऐसा क्या होता है शरीर में जो उनका रिलेशनशिप विथ हस्बैंड एंड विथ देमसेल्फ चेंज होने लगता है एंड इस तरीके से चेंज होने लगते हैं। डिक्लाइन हो जाता है। आई थिंक देखो, एक तो अ, सबसे ज्यादा एक जो इंडियन लेडी होती है उसको लगता है कि मुझे हर वक्त हस्बैंड के लिए अवेलेबल होना है। हम्म ये हमारे माइंडसेट में है, ठीक है, कि मुझे हर वक्त, भाई उसका ब्रेकफास्ट टाइम है, उसका लंच टाइम है, उसका डिनर टाइम है, वो आने वाले हैं, वो ये है, वो हर वक्त आपके दिमाग में वो। हम्म आई थिंक ये इसको हमें वी हैव टू ब्रेक दिस। ऐसा नहीं होना चाहिए, हम्म ठीक है। इसमें ये है कि आप अपने को टाइम दो। और मैं ये बोलूंगी ये हर समय तो एक साथ बिल्कुल मत दो। बहुत सारे लोग जो इकट्ठे काम करते हैं, मैं आपको सजेशन नहीं दूंगी, बिकॉज अक्सर हम जब 24 घंटे साथ होते हैं तो उसमें भी बहुत झगड़ा हो जाता है। कहते हैं ना, जब आप थोड़े दिनों दिनों में मिलते हो, गैप गैप में मिलते हो, आपको अच्छा लगता है। जैसे फ्रेंड्स मिलते हैं, फ्रेंड अपनी दुनिया में चला जाएगा, हम अपनी दुनिया में चले जाएंगे, फिर 3 दिन के बाद हमें याद आएगा कि चलो चाय पे चले, कॉफी पे चले। वो उसमें मिठास होती है, उस रिलेशनशिप में मिठास होती है। जब आप शादी करके एक जिम्मेवारी में आते हैं तो वो मिठास कम हो जाती है। तो उस मिठास को वापस लाने के लिए आपको मिलके ही करना पड़ेगा। जो भी कर रहे हो मिलके करो, मतलब स्पेशली आफ्टर डिलीवरी। हाँ, आफ्टर डिलीवरी जैसे आपने पूछा ना, आफ्टर डिलीवरी आई थिंक उस समय तो आपको, उस समय देखो, एक माँ जब बनती है, एक लेडी जब माँ बनती है, वो हस्बैंड के बारे में नहीं सोची। ये एक नेचुरल, एक प्राकृतिक है। मतलब प्रकृति ने औरत को ऐसा बनाया है कि जैसे ही वो माँ बनती है ना, उसकी 100% प्रायोरिटी प्रकृति उसके अंदर दूध बना देती है कि अब तेरे लिए, ये बच्चे के लिए मैंने खाना भी बना दिया, अब तू इसका पोषण कर। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल वो बच्चे को ही टाइम दे। हस्बैंड को आप उस तरीके से टाइम ज्यादा मत, नहीं दे पाओगे, आपका दिल ही नहीं करेगा। ये नहीं कि हम बोल रहे हैं कि आप मत दो, आप नहीं भी दोगे, आप दे ही नहीं पाओगे, बिकॉज आपका पूरा का पूरा टाइम बच्चा ले रहा है ना, वो लेना भी चाहिए। ऑफ कोर्स बीच में आप अपने हस्बैंड के साथ आप मिल सकते हो और आप उनके साथ एक अच्छी अपनी शेयरिंग कर सकते हो, एक एक फ्रेंड की तरह आप उनसे बातचीत के तौर पर अपना बता सकते हो, उनकी सुन सकते हो, ठीक है। थोड़ा बहुत टाइम तो आप दोगे हस्बैंड को, बट मैं फिर भी ये बोलूंगी कि आपका मैक्सिमम टाइम बच्चा ले। तो उस समय जरूर ऐसा होता है कि हस्बैंड वाइफ में एक एक डिस्टेंस आ जाता है, जिसमें उन्हें लगता है कि अब कैसे, अब क्या। तो आई थिंक दैट इज अ फेज ऑफ लाइफ, वो धीरे धीरे चले जाता है, पर आप उसको पॉजिटिवली लो। ऐसा नहीं है कि हमें बिल्कुल टाइम नहीं देना होता हस्बैंड को, हस्बैंड को भी टाइम दो, लेकिन अपने को भी टाइम दो। और ये बैलेंस आपको बनाना जरूर चाहिए, बैलेंस बनाना हमें आना चाहिए। आप इतनी चीजें मत लो कि आप ओवरलोड हो जाओ। आपका ये होता है, हम जॉब भी कर लिया, बच्चा भी देख लिया, हस्बैंड भी, इतना हमें सुपर सुपर वुमन बनने का शौक है, वो मत कीजिए प्लीज। आप अपने को टॉर्चर क्यों कर रहे हो? जी हमें अपने को टॉर्चर नहीं करना। हम दिन में उतना ही काम करेंगे कि इतना इतना देर काम करना है, और ये 2 घंटे मस्ती मस्ती, मतलब चाहे गाने सुनो, चाहे ध्यान किया करो, चाहे जो आपको अच्छा लगता है, जी फ्रेंड से मिलो, कुछ अपने दिल की हाल उनको सुनाओ, कैथारसिस करो, ये चीजें भी बहुत इम्पोर्टेंट। सो विद द एंडिंग नोट आप हमारी महिलाओं को उनके वेलनेस के लिए क्या कहना चाहोगे, ओवरऑल वेलनेस के लिए? मैं ये कहूंगी, देखो, भगवान पे छोड़ो, ईश्वर पे छोड़ो, खुश रहो, इंजॉय करो, डांस करो, गाने गाओ, थोड़ा टाइम इन चीजों के लिए निकालो। योग से जुड़ सकते हो, ध्यान की क्रियाओं से जुड़ सकते हो, जुड़ो, जितना टाइम निकाल सकते हो। और फिर उस हैप्पीनेस, जो हैप्पीनेस आपको वहां से मिल रही है, गाने से, डांस से, ध्यान से, ध्यान की क्रियाओं से, योगा से, वो हैप्पीनेस फिर आप बांट सकते हो। जब आप खुश होंगे तब तो खुशी बांटोगे ना। आप खुद प्रेम से भरे नहीं हो, आप खुशी से भरे नहीं हो, तो क्या बांटोगे? जी तो फिर तो हम भिखारी की तरह हो गए। नोट पे जब तक जेब में पैसे नहीं होंगे तब तक हम क्या बांटेंगे? तो जब आपका दिल में इतना प्यार, प्यार आएगा कहाँ से? गाना गा के आएगा, डांस करके आएगा, ध्यान की क्रिया करके आएगा, गुरु सुन के आएगा। ये सब चीजें आप करो, फिर मतलब एंजॉय करो अपनी लाइफ, और सारे काम आपको पता भी नहीं चलेंगे, हो जाएंगे।
स्टोन मैम। जी। सो हेमा मैम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, और आपने इतना सारा जो ज्ञान का भंडार समुद्र खोला है। आई होप कि हमारी व्यूवर्स महिलाओं को इससे बहुत सारा लाभ हो और वो सोचे इस बारे में और रियलाइज़ करे बहुत सारी चीज़ें। ये पॉडकास्ट का बस यही उद्देश्य है कि वो इस बारे में सोचे और वो खुद डिस्कवर करे। आपकी बातें आई एम श्योर कि ज़रूर उन पर इम्पैक्ट करेगी और वो अपने वेलनेस के बारे में सोचेगी। थैंक यू सो मच फॉर थैंक ज्वाइनिंग। यू सो मच।